आज की कहानी है एक ऐसे सर्जन का जिसने हजारों लाशों के टुकड़े को जोड़कर एक ऐसा क्रिएचर बना दिया जो उसी की जान लेना चाहता है। तो कहानी शुरू होती है 1857 में, जहां पर हमें एक शिप दिखाया जाता है जो कि बर्फ में फंस गई होती है। शिप का कैप्टन अपने लोगों से कहता है कि हमें जल्द से जल्द बर्फ से निकलना होगा, हमें नॉर्थ पोल तक पहुंचना है। उसके सभी लोग बर्फ से शिप को निकालने की लगातार कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो शिप को हिला भी नहीं पाते। देखते ही देखते रात हो जाती और तभी इन्हें एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। कैप्टन अपने लोगों के साथ उस जगह पर जाता है जहाँ पर वह धमाका हुआ था। वहाँ पर एक डॉग स्लैट होती है, साथ ही कुछ रॉक भी जो पूरी तरह से सही सलामत थे। कैप्टन देखता है कि बर्फ पर खून के धब्बे होते हैं, साथ ही कुछ दूरी पर एक आदमी है जो कि जख्मी है। कैप्टन अपने आदमी के साथ उसके पास जाता है। वो आदमी अपना नाम विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन बताता है, पर इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता, सामने से एक बहुत खतरनाक इंसान जैसे दिखने वाला एक क्रिएचर आता है। वो क्रिएचर विक्टर को मारना चाहता है, लेकिन कैप्टन अपने लोगों के साथ विक्टर को अपने शिप पर ले जाता है। वो क्रिएचर बहुत गुस्से में होता है। वो कैप्टन से कहता है कि मुझे विक्टर को सौंप दो, पर कैप्टन उसकी बात नहीं मानता, इसलिए वो कैप्टन के कुछ लोगों को मार देता है और शिप पर हमला भी करता है। कैप्टन के लोग उस पर गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता और अब वो शिप से नीचे गिर जाता है। कैप्टन और उसके साथी सीढ़ियों को ऊपर खींच लेते हैं, जो देखकर क्रिएचर को काफी गुस्सा आता है और शिप को पलटने की कोशिश करता है। ये इतना ताकतवर होता है कि अकेला ही इतने बड़े शिप को आराम से हिला रहा होता है, जिस वजह से आसपास की बर्फ टूटना शुरू हो जाती है। कैप्टन ऊपर से उस पर गोलियां चलाता है, जिस वजह से उसके आसपास की बर्फ टूट जाती है और वो क्रिएचर पानी के अंदर गिर जाता है। उसके बाद कैप्टन विक्टर के पास जाता है, जिसका एक पैर नकली है। विक्टर पूछता है कि उसने कितने लोगों को मारा। कैप्टन बताता है कि 6 लोगों को। विक्टर कहता है कि वो दोबारा हमला जरूर करेगा और तब तक हमला करता रहेगा जब तक वो मुझे मार नहीं देता। ये सुनकर कैप्टन हैरान हो जाता है और विक्टर से पूछता है कि तुम्हारा उस क्रिएचर से क्या रिश्ता है, वो तुम्हें क्यों मारना चाहता है। विक्टर इसके बाद कैप्टन को अपनी कहानी सुनाता है और अब कहानी प्लेस बैक में जाती है, जहाँ पर विक्टर के पिता को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत बड़े सर्जन है। उन्होंने एक बहुत अमीर लड़की से शादी की, जिसके बाद विक्टर पैदा हुआ। विक्टर के पिता बहुत गुस्से वाले थे, इसलिए विक्टर और उसकी माँ उसे बहुत डरा करते थे। विक्टर के पिता अक्सर शहर से बाहर ही रहा करते थे और हमेशा वो यही चाहते हैं कि विक्टर दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन बने, इसलिए वो विक्टर को अनोथमी सिखाते हैं। विक्टर उनसे बहुत ज्यादा डरता है, इसलिए जो भी उसका पिता कहते हैं विक्टर उनकी बात मानता है और जब भी वो गलती करता है उसके पिता पनिशमेंट की तौर पर उसके चेहरे पर मारा करते। वो उसके हाथ पर कभी नहीं मारते थे, क्योंकि वो सर्जरी में काम आएगी। विक्टर के मोम एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और जब वो अपने दूसरे बेटे को जन्म देती है, उसी वक्त उसकी मौत जाती है, जिससे विक्टर पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि वो उसकी मोम से बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब विक्टर के जो पिता होते हैं वो अपने छोटे बेटे से बहुत प्यार करते हैं, जबकि विक्टर के साथ हमेशा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं। विक्टर अपने पिता से एक दिन पूछता है कि आप मोम का इलाज कर रहे थे, फिर उनकी मौत कैसे हो गई। उसके पिता कहते हैं कि मौत पे किसी का कंट्रोल नहीं है, जब जिसकी मौत होनी होती है हो जाती है। ये सुनकर विक्टर कहता है कि अब मैं दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन बनूंगा और मौत को भी मात दे दूंगा। इसके बाद वो मेहनत करना शुरू कर देता है। उसकी जिंदगी का अब एक ही मकसद है और वो है मरे हुए लोगों को जिंदा करना। धीरे धीरे वक्त बीतता है और विक्टर के पिता की भी मौत हो जाती है, जिस वजह से अब इनके पास इनके घर के अलावा और कुछ नहीं बचता। विक्टर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता है, इसलिए अपने छोटे भाई को वो अपने रिलेटिव के घर भेज देता है और अपनी पढ़ाई करने के लिए रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन ऑफ ईडनबर्ग चला जाता है, जहाँ पर एक सेमिनार के दौरान अपने सभी प्रोफेसर और सीनियर को दिखाता है कि कैसे उसने एक मरे हुए इंसान के बॉडी पर उसने एक दूसरे इंसान का हाथ लगाया था, जो कि पूरी तरह से ठीक था। और अब वो जब उस हाथ पर उस बॉडी पर एक खास मात्रा में इलेक्ट्रिक करंट देता है तो हाथ मूव होना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि वो बॉल भी कैच कर लेता है और विक्टर के कहने पर वो बॉल छोड़ भी देता है। ये एक बहुत बड़ी क्रांति है। विक्टर सबको बताता है कि जन्म हम भगवान की मर्जी से लेते हैं, पर
पर मौत पर विजय पा सकते हैं। इंसान को हम अमर बना सकते हैं। विक्टर के इस एक्सपेरिमेंट से उसके प्रोफेसर बहुत नाराज हो जाते हैं। क्यों ये प्रकृति के खिलाफ है, इसलिए विक्टर को कॉलेज से निकाल दिया जाता है। विक्टर बहुत परेशान होता है क्योंकि उसकी खोज को किसी ने एप्रिशिएट नहीं किया। अब उसके पास एक आदमी आता है जो विक्टर को बताता है कि मैं एलिजाबेथ का अंकल हूँ। एलिजाबेथ की शादी जल्द ही तुम्हारे छोटे भाई से होने वाली है। 3 दिनों के बाद उनकी एंगेजमेंट है। इसके बाद विक्टर उसके घर जाता है जहाँ पर एलिजाबेथ के अंकल उसे बताते हैं कि पहले मैं खुद भी आर्मी में एक सर्जन था, पर अब एम्स का एक बहुत बड़ा डीलर हूँ। मैंने कॉलर में तुम्हारे प्रोफेसर के साथ तुम्हारे डेमो को देखा था। मैं तुमसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ और तुम्हारा पूरा एक्सपेरिमेंट बहुत ही इनिशियल स्टेज पर है। तुम कुछ ही देर के लिए किसी भी इंसान के पार्ट को जिंदा कर सकते हो। तुम्हें अपने काम पर और भी रिसर्च करने की जरूरत है। मैं तुम्हारे काम को फंडिंग करने के लिए तैयार हूँ। इससे विक्टर को बहुत खुशी होती है। यहाँ पर एलिजाबेथ से भी मिलता है जिसे इंसेक्ट में बहुत रुचि होती है। वो बहुत इंटेलिजेंट भी है। विक्टर उससे मिलकर उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। इसीलिए जब भी उसे मौका मिलता एलिजाबेथ से बातें करता है। वो उसे इम्प्रेस करना चाहता है, इसलिए वो उसका पीछा भी करता है। पर एलिजाबेथ उसे पसंद नहीं करती क्योंकि विक्टर एक एरोगेंट इंसान है। एलिजाबेथ के अंकल भी ये समझ जाते हैं कि विक्टर एलिजाबेथ को चेस करता है, इसलिए वो विक्टर पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम अपने काम पर ध्यान नहीं देते। तुम्हारे पास अब 7 दिन है। 7 दिन में अगर तुमने अपने प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया तो हम इस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। और अब फिर से विक्टर अपने काम में लग जाता है। उससे एलिजाबेथ मिलने भी आती है। हालांकि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती, पर उसे पता है कि विक्टर बहुत ही इंटेलिजेंट है। साथ ही वो उसे उसके प्रोजेक्ट पर रुचि भी होती है। वो उसे एक बटरफ्लाई देती है और उसे ये बताती है कि नेचर में जो कुछ होता है सिमेट्रिकल में होता है। वही विक्टर अब बार टब में बैठकर सोच रहा होता है। वो मरे हुए इंसान के बॉडी में किस तरह से पिंक्स लगाए कि उसमें करंट बहना शुरू हो जाए। तभी उसे एलिजाबेथ की बात याद आती है कि नेचर में जो कुछ होता है वो सिमेट्रिकल होता है और जब वो उसी तरह से पिंक्स को लगाता है तो उसे कुछ हद तक कामयाबी मिल जाता है। साथ ही एलिजाबेथ के अंकल ने उसके लिए बहुत सारी डेड बॉडी का इंतजाम किया था। वो हर बॉडी के एक अच्छे पार्ट को लेकर एक पूरी नई बॉडी बनाता है जिसे वो जिंदा करना चाहता है, पर इसके लिए उसे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत है। बॉडी के अंदर सिल्वर कंडक्टर फिट कर देता है। यहाँ पर एलिजाबेथ के अंकल भी आ जाते हैं। आसमान में बिजली चमक रही है और इसी बिजली से वो अपने सब्जेक्ट को जिंदा करना चाहता है, यानी कि सिल्वर कंडक्टर के अंदर के इलेक्ट्रिक करंट को ऐसा करके वो बॉडी के अंदर डालना चाहता है जिससे बॉडी के अंदर हार्ट और ब्रेन को करंट मिलेगी और बॉडी जिंदा हो जाएगी। यहाँ पर एलिजाबेथ के अंकल कहते हैं कि मैं बहुत बीमार हूँ, जल्द ही मेरी मौत होने वाली है। मैं चाहता हूँ कि इस बॉडी के अंदर तुम मेरे ब्रेन को डाल दो। बाहर बिजली चमक रही है। एलिजाबेथ के अंकल को पता है कि एक्सपेरिमेंट पूरा होने वाला है और विक्टर उनकी बात नहीं मानता, जिसके बाद सिल्वर कंडक्टर को वो अपने पास रख लेते हैं और कहते हैं कि ए मैं तुम्हें तभी दूंगा जब तुम मेरे ब्रेन को बॉडी के अंदर डालोगे। साथ ही वो विक्टर से ये भी कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट पूरा होने के बाद एलिजाबेथ से तुम्हारी शादी करवा दूंगा, पर विक्टर को पता है ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो उनकी बात नहीं मानता और उससे सिल्वर कंडक्टर छीनने को कोशिश करता है और इसी छीना झपटी में वो ऊपर से नीचे गिर जाते हैं जिससे उनकी मौत हो जाती है। उनके साथ साथ एक सिल्वर कंडक्टर बेंट भी हो गया होता है, पर अब विक्टर को इसका कोई परवाह नहीं है। जल्दी से वो सिल्वर कंडक्टर को फिट करता है और बॉडी को इलेक्ट्रिसिटी यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, पर यहाँ पर विक्टर का एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। बॉडी दोबारा जिंदा नहीं होती। इससे विक्टर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। रात को जब वो सो रहा होता है तब उसे कुछ आहट सुनाई देती है और तभी वही बॉडी जिसके अंदर उसने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की थी वो जिंदा हो चुका था, जो कि उसके सामने है, जो देखकर विक्टर बहुत खुश होता है। ये बॉडी इस वक्त बहुत कमजोर होती है, बहुत धीरे धीरे चलती है, साथ ही बॉडी सिर्फ एक ही शब्द बोलती है और वो है विक्टर। कुछ दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे इस बॉडी के अंदर ताकत बढ़ रही होती है। इसके घाव अपने आप ही भर जाते हैं और अब भी इसका दिमाग बच्चे के तरह होती है। हर एक चीज इसके लिए नई है, हर चीज को ये एक्सप्लोर कर रहा होता है। विक्टर इससे परेशान हो चुका है क्योंकि अब भी ये विक्टर के अलावा कुछ नहीं बोलता। विक्टर बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, साथ ही वो बहुत गुस्से वाला भी है, इसीलिए वो इस क्रिएचर को मारता भी है। हमेशा वो उसे बेसमेंट के अंदर बंद ही रखता है। अब एक दिन एलिजाबेथ और विक्टर का भाई
विलियम विक्टर से मिलने के लिए आते हैं। विक्टर उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। वो अपने भाई को अपने एक्सपेरिमेंट के पेपर दिखाने के लिए अपने साथ ले जाता है और तभी एलिजाबेथ को नीचे बेसमेंट से विक्टर की आवाज सुनाई देती है और जब वो नीचे बेसमेंट में जाती है तो वहाँ पर वही क्रिएचर होता है जिसे देखकर एलिजाबेथ बहुत इम्प्रेस हो जाती है। वो क्रिएचर भी एलिजाबेथ को देखकर बहुत खुश होता है। एलिजाबेथ देखती है कि उस क्रिएचर के शरीर में घाव के निशान है। वो समझ जाती है कि विक्टर उसे मारता भी है। वो विक्टर के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें इस तरह से उस पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। विक्टर कहता है कि वो कोई असली इंसान नहीं है, बस मेरा एक एक्सपेरिमेंट है। उसका दिमाग बच्चों की तरह है। एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट है जो मेरी उम्मीद से बिल्कुल उल्टा है। पर एलिजाबेथ उसकी बात नहीं मानती। वो रात को एक बार फिर से बेसमेंट में जाकर क्रिएचर से मिलता है। क्रिएचर से बहुत अच्छे से बात करती है और अब वो विक्टर के आंवला एलिजाबेथ भी बोलता है। और जब विक्टर को पता चलता है कि एलिजाबेथ उसकी परमिशन के बिना क्रिएचर से मिलने गई थी तो वो एलिजाबेथ से कहता है कि आज के बाद उसके पास मत जाना और वो खुद उस क्रिएचर के पास जाता है जिसे वो लोहे के रोड से मरना शुरू करता है। पर आज पहली बार वो उससे रोड छीन लेता है और चंद ही पलों में मोह देता है। इसका मतलब यह है कि उसके अंदर भी एहसास है, उसे भी दर्द होता है। उसके बाद विक्टर अपने भाई विलियम के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है कि कैसे किस तरह से एलिजाबेथ के अंकल किस तरह से ऊपर से नीचे गिर गए जिससे उनकी मौत हो गई। अगर उसे ये बात पता चल गई तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा, इसलिए तुम एलिजाबेथ को लेकर यहाँ से निकल जाओ। विलियम अपने भाई विक्टर की बात मान जाता है और एलिजाबेथ को लेकर यहाँ से निकल जाता है। विक्टर अब एक बार फिर से बेसमेंट में जाता है और क्रिएचर से कहता है कि तुम्हें मेरे नाम के अलावा कुछ और भी बोलना पड़ेगा, पर वो सिर्फ एक ही शब्द बोलता है जो कि एलिजाबेथ होता है। इससे विक्टर को बहुत गुस्सा आता है। वो पूरे टावर में आग लगा देता है और खुद बाहर आ जाता है, पर जल्द ही उसे एहसास होता है कि उसे क्रिएचर को बचा लेना चाहिए। वही एलिजाबेथ को भी एहसास है कि विक्टर क्रिएचर के साथ कुछ गलत करने वाला है, इसलिए वो अपनी घोड़ा गाड़ी को घुमा लेती है। वही विक्टर को दिखाया जाता है जो कि टावर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, पर तभी एक ब्लास्ट होता है जिससे उसका एक पैर पूरी तरह से टूट जाता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर कैप्टन विक्टर के सामने है जिसे विक्टर पूरी कहानी सुना रहा है और तभी बाहर केबिन से कुछ आवाज आती है। कैप्टन जब केबिन को खोलता है तो वहाँ वही क्रिएचर होता है जो अब जिंदा है, जिसे विक्टर ने बनाया है, जो बर्फ के अंदर गिर गया था। दरअसल वो कैप्टन के सभी लोगों को हराकर यहाँ तक पहुँच चुका है और अब कैप्टन के ऊपर भी हमला कर देता है। कैप्टन क्रिएचर से कहता है कि तुम मंद बुद्धि और एक शैतान हो, जो कि सही था, तुम सच में वैसे ही हो। क्रिएचर कहता है कि तुमने सिर्फ विक्टर की कहानी सुनी है और अब मेरी भी कहानी सुनो। और यहाँ से कहानी एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हमें उसी टावर को दिखाया जाता है जिस पर विक्टर ने आग लगा दी है। क्रिएचर नीचे बेसमेंट में जंजीर से बंधा हुआ है, उसके चारों तरफ आग है। वो अपने आप को बचाने के लिए पूरी ताकत से जंजीर को तोड़कर पानी वाले रास्ते से निकल जाता है। हालांकि वो पानी में डूब जाता है, पर पानी में डूबने के बाद भी उसकी मौत नहीं होती। अगले दिन वो एक जंगल में जाता है जहाँ पर बहुत सारे कंकाल होते हैं। वहाँ पर उसे कुछ कपड़े मिलते हैं जिन कपड़ों को पहन लेता है। उसे भूख लगता है इसलिए वो कुछ बेरिस खाता है। जंगल में उसे एक हिरन मिलता है जिसे वो बेरिस खिलाता है और तभी वहाँ पर कुछ शिकारी आते हैं जो हिरन को गोली मार देते हैं और अब वो क्रिएचर के ऊपर भी गोलियां चलाते हैं। इससे क्रिएचर जख्मी हो जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागता है। पास ही उसे एक मिल गेयर दिखता है जिसके अंदर वो छुप जाता है। अगली सुबह वो देखता है कि वही हंटर परिवार, वही शिकारी जिन्होंने उस पे गोली चलाया था, वो यहीं पर आ रहे हैं। दरअसल ये वही परिवार का घर होता है, पर अब क्रिएचर यहाँ पर छुपा हुआ है इसलिए वो लोग उसे देख नहीं पाते। इस घर में और लोग भी होते हैं। एक बूढ़ा आदमी जो देख नहीं सकता, वो एक छोटी बच्ची को अल्फाबेट सिखाता है। क्रिएचर भी उस मिल गेयर के अंदर से उन्हें देख रहा होता है और वो भी अब सीखना शुरू कर देता है। साथ ही अब उसे वो परिवार अच्छा लगने लगता है। वो इस परिवार की मदद करना चाहता है, इसलिए रात होते ही वो इस परिवार के लिए लकड़ी काटकर बाहर रख देता है। साथ ही जो इनके भेड़ बकरी होते हैं उसके लिए बांध भी बना देता है। इस परिवार को लगता है कि इनकी मदद जंगल का देवता करता है, इसीलिए वो हर रात को जंगल के देवता के लिए घर के बाहर कुछ कपड़े रख देते हैं जिन्हें वो क्रिएचर पहन लेता है और इसी तरह से कई महीने बीत जाते हैं। क्रिएचर उसी मिल गेयर में
छुपा रहता है। और अब एक दिन इनके भेड़ बकरियों को खाने के लिए जंगल से कुछ भेड़िए आ जाते हैं, पर परिवार उनका सामना करता है, उन पर गोलियां चलाते हैं। क्रिएचर को ये देखकर समझ में आ जाता है कि इस दुनिया का यही नियम है, हर एक ताकतवर इंसान अपनी जान बचाने के लिए, जिंदा रहने के लिए दूसरे को मारता है। और अब ये पूरा का पूरा परिवार पहाड़ों पर शिकार करने के लिए जाना चाहता है। जल्द ही सर्दियाँ शुरू होने वाली है, इसीलिए सर्दियों के लिए अपने लिए खाना इकट्ठा करने के लिए जाना है। इनके घर में अंधा आदमी होता है, ये उसे अपने साथ पहाड़ों पर नहीं ले जा सकते, इसलिए उसे घर पर छोड़ देते हैं। और अब क्रिएचर उसके सामने आता है, जिसके बाद जल्द ही इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। बूढ़ा आदमी क्रिएचर को पढ़ना लिखना हर एक चीज सिखाता है, साथ ही जब रात हो जाती है तो वो उसके सर को सहलाता है, जिससे क्रिएचर को बहुत अच्छा लगता है। एक दिन बूढ़ा आदमी क्रिएचर से पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो, तुम कौन हो? पर क्रिएचर को अपने बारे में कुछ याद नहीं होता, सिर्फ उसे एक ही इंसान और उसका नाम याद है, और वो है विक्टर। बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हें अपने बारे में जानना चाहिए, जिसके बाद वो फिर से उस जले हुए टावर के पर जाता है, जहाँ पर उसे कुछ जले हुए किताबें मिलता है, जो कि विक्टर की एक्सपेरिमेंट के किताबें हैं। जिन किताबों को पढ़कर क्रिएचर को पता चल जाता है कि विक्टर ने उसे कई लोगों के बॉडी पार्ट से बनाया है। साथ ही एक लेटर में उसे विक्टर का पता भी मिल जाता है। इसके बाद वो वापस आता है, वो देखता है कि जिस घर में वो कई महीनों से रह रहा है, उस घर में भेड़ियों ने हमला कर दिया है। वो भी भेड़ियों के ऊपर हमला करके उन्हें मार देता है, पर तब तक भेड़िए उस बूढ़े आदमी को मार चुके होते हैं। पर इससे पहले कि वो यहाँ से निकलता, यहाँ पर उस बूढ़े आदमी का परिवार आ जाता है। उन्हें लगता है कि इस क्रिएचर ने ही उस बूढ़े आदमी को मारा है, इसलिए वो इस पर गोलियां चलते हैं। क्रिएचर को गुस्सा आ जाता है, वो इनमें से एक को मार कर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर अब लगातार उस पर गोलियां चलाई जाती है, जिससे क्रिएचर की मौत हो जाती है। परिवार वहाँ से निकल जाता है, पर जल्द ही क्रिएचर के घाव अपने आप ही भर जाते हैं। वो एक बार फिर से जिंदा हो जाता है। इसके बाद वो विक्टर को ढूंढने के लिए उस एड्रेस पर जाता है, जो असल में विक्टर का नहीं बल्कि विक्टर का छोटा भाई विलियम का है। आज उसकी शादी होती है। यहाँ पर विक्टर भी होता है, जिसका एक पैर अब नकली है। पिछली बार जो टावर में धमाका हुआ था, उसमें उसका एक पैर पूरी तरह से खराब हो गया था। विक्टर इसके बाद एलिजाबेथ के पास जाता है, उसे बधाई देना चाहता है, पर एलिजाबेथ उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि जो भी तुमने क्रिएचर के साथ किया वो बहुत गलत था। विक्टर गुस्से में अपने कमरे में आ जाता है। वहाँ पर क्रिएचर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। विक्टर उसका बॉडी लैंग्वेज देखकर समझ जाता है कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा। क्रिएचर विक्टर से कहता है कि पहले हमारे बीच में जो कुछ हुआ, हमें उसे भूल जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जैसी एक लड़की बनाओ जिसके साथ हमेशा रह सकूं। पर विक्टर साफ साफ माना कर देता है। वो कहता है कि तुम एक मोस्टर हो और मैं दूसरा मोस्टर नहीं बना सकता, तुम मेरा एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट हो। ये सुनकर क्रिएचर को बहुत गुस्सा आता है और वो विक्टर को मारना शुरू कर देता है। आवाजें सुनकर यहाँ पर एलिजाबेथ आ जाती है और जब वो क्रिएचर को देखती है तो बहुत खुश होती है, जो देखकर विक्टर को बहुत गुस्सा आता है। वो क्रिएचर के ऊपर गोली चला देता है। एलिजाबेथ क्रिएचर को बचाना चाहती है, इसलिए वो उसके सामने आ जाती है। गोली एलिजाबेथ को लग जाती है, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। गोली की आवाज सुन के विलियम और सभी लोग ऊपर आ जाते हैं। विलियम को लगता है कि क्रिएचर ने ही एलिजाबेथ के ऊपर हमला किया है, इसलिए वो क्रिएचर की तरफ बढ़ता है। क्रिएचर भी उस पर हमला करता है, जिससे विलियम बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। विक्टर चिल्ला चिल्ला कर सबसे एक ही बात कह रहा होता है कि क्रिएचर ने ही एलिजाबेथ को जख्मी किया है, पर किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो क्रिएचर सामना करे, क्योंकि वो बहुत ताकतवर होता है। और अब वो एलिजाबेथ को उठाकर अपने साथ अपनी जगह पर ले जाता है। एलिजाबेथ अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है, पर वो खुश है कि वो अपने जिंदगी के आखिरी पल में क्रिएचर के साथ है। दरअसल वो क्रिएचर को हमेशा से पसंद करती थी, क्रिएचर भी उसे पसंद करता है, पर अब एलिजाबेथ की मौत हो चुकी है। वही विलियम को दिखाया जाता है, जो विक्टर के सामने है। वो भी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। मरने से पहले वो अपने भाई विक्टर से कहता है कि तुम बहुत बुरे इंसान हो, बचपन से मैं तुमसे डरा करता था, इसलिए मैं तुम्हें मोस्टर कहता था। उसके बाद विलियम की मौत हो जाती है। अपनी भाई की मौत से विक्टर को बहुत गुस्सा आता है और अब वो गन लेकर उस क्रिएचर को मारने के लिए जाता है, पर जल्द ही वो क्रिएचर विक्टर को ओवर पावर कर लेता है। पर वो विक्टर को नहीं मारता, बल्कि इसे दर्द देता है, ताकि विक्टर को पता चल सके कि दर्द क्या होता है, तड़पना क्या होता है, और इसी तरह से वो उसे हमेशा तड़पते हुए देखना चाहता है। वही विक्टर की जिंदगी का अब एक ही मकसद है, वो क्रिएचर को मारना चाहता है और इसी
इसी तरह से अब ये दोनों एक दूसरे का बार बार सामना करते हैं। आखिरी बार इन दोनों का जब सामना हुआ था तो विक्टर क्रिएचर को डायनामाइट से उड़ाना चाहता था। आर्कटिक के जमे हुए समुद्र में होते हैं, जहाँ पर क्रिएचर विक्टर को पकड़ लेता है, उसे बुरी तरह से मारता है, उसके टेंट में आग लगा देता है। हालांकि कि क्रिएचर के हाथ में वो डायनामाइट फंस जाता है, लेकिन इससे उसे कुछ नहीं होता। उसे मारना इतना आसान नहीं है और इसी ब्लास्ट के आवाज से कैप्टन और इसके लोग विक्टर तक पहुँचे थे। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर कैप्टन के सामने वो क्रिएचर और विक्टर है। दोनों की कहानियाँ सुनकर कैप्टन हैरान होता है, उसे समझ नहीं आता कि गलती किसकी है। पर यहाँ पर विक्टर को एहसास हो चुका है कि उसने जो कुछ क्रिएचर के साथ किया वो गलत था, इसीलिए वो क्रिएचर से माफी मांगता है। क्रिएचर भी उसे माफ कर देता है। इसके बाद क्रिएचर विक्टर के पास जाता है। विक्टर उसके सर पर उसी तरह से हाथ रखता है जिस तरह से वो बूढ़ा आदमी रखा करता था, जिससे क्रिएचर को अच्छा लगता है और विक्टर अब उससे कहता है, तुम मेरे बेटे हो, मैंने तुम्हें बनाया है। क्रिएचर भी उसे पिताजी कहकर बुलाता है। इसके बाद विक्टर की मौत हो जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा जख्मी था। क्रिएचर अब यहाँ से जाना चाहता है। कैप्टन अपने लोगों को आदेश देता है कि कोई भी क्रिएचर के ऊपर हमला नहीं करेगा। वो शिप से नीचे उतर जाता है, जिसके बाद वो शिप को धकेलकर यहाँ से पानी को तरफ भेज देता है। इससे पता चलता है कि वो कितना ताकतवर है। कैप्टन भी तय करता है कि ये सब के सब अपने घर वापस चले जाएंगे। दरअसल वो अपने जिद के चलते नॉर्थ पोल को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा था। उसे एहसास होता है कि वो भी वही कर रहा है जो कि विक्टर ने किया था। इसी के साथ मूवी की एंडिंग होती है।